हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके जो चैप्टर नंबर 2 था इंग्लिश पेडागोजी का, उसके प्रैक्टिस सेट को। इस वीडियो में हम 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो मोस्टली बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, जैसे CTT एग्जाम्स या बहुत सारे अदर स्टेट एग्जाम्स में। तो ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल आपके आने वाले जो एग्जाम है शिक्षक भर्ती या CTT का भी, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिए और देख लीजिए सारे क्वेश्चंस किस तरह से थे और उनको सॉल्व करने के तरीके कैसे हो सकते हैं। चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में हम इंग्लिश पेडागोजी और दूसरे भी सब्जेक्ट्स रिलेटेड वीडियोस कंटिन्यूसली ला रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन है हमारे इस प्रैक्टिस सेट का, जो MCQ है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के ऊपर। उसका फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और नॉट करेक्ट, है ना। मतलब जो नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स है उसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में ना हम अक्सर धोखा खा जाते हैं। किसमें, मैं बता दूं, ये जो नॉट छिपा हुआ है ना उसमें, इसको हम देख नहीं पाते और हम इसमें ना करेक्ट को ढूंढने लगते हैं, फिर वो हमारा आंसर हो जाता है गलत। ठीक है, तो नॉट को अच्छे से देखना है। ठीक है, चलो तो कौन सा करेक्ट नहीं है बोला गया है। देखिए पहला क्या ऑप्शन है, लैंग्वेज इज अ मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है, ह्यूमन कम्युनिकेशन का एक मेथड है, मतलब मानव में बातचीत करने का एक माध्यम है, या किसी भी क्रीचर में। वो सही बात है ना, तो वो तो सही नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, एक्सप्रेशंस आर गिवन द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन अ लैंग्वेज। जो एक्सप्रेशन है, हमारी जो एक्सप्रेस करने की जो हमें क्षमता होती है ना, वो लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्शन को क्या करता है, ईजी करता है, या उसमें उसको समझने में हेल्प करता है। सही है कि गलत है, आप बताइए। हाव भाव है ना, हमारे हाव भाव को ही एक्सप्रेशन बोला जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, जो हमारी हाव भाव होती है वो भाषा की समझ विकसित करने में, या किसी भी लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी या उसमें जटिलता होती है उसको समझने में मदद करती है। तो ये भी सही होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, है कि नहीं। थर्ड ऑप्शन है, इन इंडिया लैंग्वेज डाइवर्सिटी पॉजेसेस अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इंडिया में जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है, कई सारे तरह के लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती है, आप सबको पता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड करता है, जो कि सही बात है कि नहीं। अलग अलग लैंग्वेज हम उस एरिया में जाते हैं तो हमको थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है, तो ये भी सही हो गया। तो गलत कौन सा होगा फिर, ये आखिरी बचा है, लैंग्वेज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। भाषा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। यूज ऑफ गेस्चर एंड सिम्बॉल्स इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये गलत होगा, क्योंकि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है सिम्बल्स एंड गेस्चर से भी ज़्यादा। ठीक है, नहीं तो फिर सिंबल और गेस्चर में ही बातचीत हो जाती, लैंग्वेज की जरूरत ही क्या थी, है कि नहीं। तो ये फिर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका फिर सही आंसर हमारा। देखिए हम इस पूरे प्रैक्टिस सेट को या पूरे क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझ के साथ देखेंगे, है ना, वो समझेंगे तो भी तो हमारी हमें वो जो कंसेप्शन है वो क्लियर होगा, है कि नहीं। नहीं तो हम क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आज आप पढ़ेंगे और कल उसको भूल जाएंगे, तो समझ ज़्यादा जरूरी है। सेकंड देखिए, इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, एक नया कोई भी नया लैंग्वेज सीखने में, द नॉलेज ऑफ मदर टंग इज एन इंटरफेरेंस रेदर देन फैसिलिटर। मदर टंग की जो नॉलेज है वो क्या है, एक इंटरफेरेंस है। देखो हमने पिछला वीडियो में पढ़ा था कि जो मदर टंग होती है, बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो मदर टंग के यूज़ को क्या करते हैं, थोड़ा सा दूर रखने की बात कहते हैं, लेकिन उन लोग ये भी बोले हैं कि एकदम कंप्लीटली दूर न रखकर, है ना, उसको थोड़ा सा फैसिलिटेटर के रूप में या तो हेल्प के रूप में, मतलब नए लैंग्वेज सीखने में मदर टंग को, मातृभाषा को थोड़ा बहुत हेल्प के रूप में यूज़ किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज नॉलेज ऑफ मदर टंग इज एन इंटरफेरेंस नहीं भाई, बाधा नहीं है ना। मदर टंग बाधा नहीं होगा नया सीखने में, नए भाषा सीखने, बल्कि वो तो मददगार या हेल्पफुल होगा। दूसरे को, द नॉलेज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल, तो यही हमारा सही आंसर होगा कि वो हेल्पफुल है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी भाषा का इसमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो उसका गुण या विशेषता नहीं है किसी भी भाषा का। देखो भाई, पहला, लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ वोकल साउंड। लैंग्वेज वोकल साउंड्स की बनी होती है, सही बात है, साउंड से बनता है, आवाज़ है ना, साउंड से लैंग्वेज बनता है। दूसरा, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज और द आइडियाज कन्वेड बाई देम। यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए, जो उस किसी भी लैंग्वेज में वर्ड्स बोले जाते हैं, है ना, उसमें और जो आप विचार कन्वे करना चाह रहे हैं, अपनी अवधारणा, उसमें कोई रिलेशन नहीं रहता, जो कि सही बात है। वर्ड्स तो उस लैंग्वेज का एक पार्ट है, लेकिन हम जो विचार कन्वे करना चाह रहे हैं वो हमारी फीलिंग्स है, तो इसमें इन दोनों जो चीज़ें हैं उसमें रिलेशन नहीं रहता, है ना, वो तो अपने अपने जगह में यूज़ करते हैं हम उसको। तो ये भी क्या है, सही है। तीसरा देखिए, एवरीबडी गेट्स द लैंग्वेज इन हेरिटेज। हर एक पर्सन
लैंग्वेज को ना हेरिटेडली अपने पेरेंट्स से प्राप्त करता है, सीखता नहीं है, ये गलत बात है भाई। भाषा को बच्चे जन्म लेने के बाद या तो क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, और या तो सीखते हैं। एक्वाइजेशन एंड लर्निंग हम देखें ना, तो अगर हेरिटेडली मिल जाता उनको धरोहर, हेरिटेज मीन्स क्या होता है, धरोहर के रूप में भाषा मिल जाता, तो उसको एक्वायर करने का या सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, है कि नहीं। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट ही पूछा गया इसमें भी, तो यही हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। ये किसी भी भाषा का कैरेक्टरिस्टिक या गुण नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं। चलो, इन इंग्लिश क्लास में द टीचर इंगेज लर्नर्स इन वेरियस फन एक्टिविटीज सच एज स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले एंड विच मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग शी इज ट्राइंग टू फॉलो। इंग्लिश की क्लास में जो टीचर है ना, वो क्या कराता है, बच्चों को एक्टिविटीज़ कराता है, जैसे कुछ बोलने का है ना, कहानी सुनाने का, स्टोरी टेलिंग हो गया, रोल प्ले हो गया। ऐसा करके वो बच्चों को क्या करना चाह रहे हैं, कौन सा टीचिंग अप्लाई कर रहे हैं, वो टीचिंग मेथड। तो हैबिट फॉर्मेशन का टीचिंग अप्लाई कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ ग्रेडेशन है ना, सिलेक्शन ग्रेडेशन का, कि मोटिवेशन का, कि इमिटेशन का। अब वो किसी भी कहानी को सुनाने के लिए बोल रहे हैं बच्चों को, अब लैंग्वेज सिखाना है ना, इंग्लिश सिखाना है मान के चलो। अब बच्चों से बोल रहा है कि आप एक स्टोरी इंग्लिश में बोलिए, तो बच्चा उस स्टोरी को बोलेगा, और वो तो स्टोरी जानता है ना, तो उसको अपने लैंग्वेज में जैसे भी वो बोल पाएगा। तो इससे क्या होंगे बच्चे, मोटिवेट होंगे, इससे क्या होंगे, वो मोटिवेट होंगे, उनको मोटिवेशन फील होगी कि हाँ मैं भी थोड़ा बहुत इस लैंग्वेज को यूज़ कर पा रहा हूँ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। इस तरह से वो बच्चों को मोटिवेशन मेथड यूज़ कर रहा है, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। A child of class 3rd will learn any language in the most effective manner by which of the given methods। क्वेश्चन को समझना जरूरी है किसी भी आंसर को सही लगाने के लिए, ठीक है। तो a child of class 3rd, कक्षा तीसरी का जो एक बच्चा है ना, विल लर्न एनी लैंग्वेज इन द मोस्ट इफेक्टिव, वो कौन सा मेथड से किसी भी लैंग्वेज को सबसे अच्छे से सीखेगा। 4 मेथड या 4 तरीके यहाँ पर दिया गया है। देखो, बाई हैबिट इन्फॉर्मेशन, हैबिट में लाकर किसी भी भाषा को सीखने से, हाँ ये सही बात है, हैबिट में लाएंगे बच्चे का तो उससे वो लैंग्वेज को आसानी से सीखेगा ही। प्रैक्टिस एंड ड्रिल, इससे भी सीखते हैं, है ना। मतलब ये बोला गया है यहाँ पर बेसिकली कि लैंग्वेज टीचिंग के जो प्रिंसिपल्स हम पढ़े हैं उसमें से कौन कौन है, तो ये तो सभी है ना, भाषा सीखने के सिद्धांत है नहीं, हैबिट इन्फॉर्मेशन भी है, प्रैक्टिस एंड ड्रिल भी है, इमिटेशन या अनुकरण से भी सीखते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ दिस आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा इसमें, ऑल ऑफ दिस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस को ना अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चंस को देख और समझ रहे हैं ना, तो आप ये भी जान रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चंस को समझकर उसके आंसर्स किस तरह से निकाले जाए, है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं। अ चाइल्ड सेंट्रल क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड, मतलब एक जो बाल केंद्रित जो कक्षा होती है ना, उसके कैरेक्टर, उसके गुण क्या होते हैं, ऐसा पूछा गया है। कैरेक्टराइज्ड मतलब उसके गुण क्या होते हैं, है ना। वेरी पेसिव टीचर्स एंड एक्टिव लर्नर्स, तो चाइल्ड सेंट्रल क्लासरूम की बात हो रही है कि नहीं। तो पेसिव टीचर्स एंड एक्टिव लर्नर्स बोल दिया गया, मतलब जो लर्नर्स है वो तो एकदम एक्टिव है, लेकिन टीचर्स थोड़ा सा उतना एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पर ये तो नहीं आएगा चाइल्ड सेंट्रल क्लासरूम में। अ वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर द लर्नर्स, सीखने वाले के लिए, मतलब बच्चों के लिए लर्निंग एक्टिविटीज़ के बहुत सारे वेराइटी प्रोवाइड करें उसके एज या उसके अनुकूल, तो ये चाइल्ड सेंट्रल क्लासरूम की विशेषता हो सकता है ना। आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। चिल्ड्रन सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द क्लासरूम, चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो क्लासरूम के बीच में बैठे हैं, उसको चाइल्ड सेंट्रल क्लासरूम बोलते हैं क्या, नहीं ये तो गलत है ना। और चिल्ड्रन टीचिंग अदर चिल्ड्रन, है ना, अंडर द सुपरवाइजन, मतलब टीचर के सुपरवाइजेशन में बच्चे दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं होता है चाइल्ड सेंट्रल क्लासरूम में। चाइल्ड सेंट्रल क्लासरूम क्या होती है, सीखने वाले या बच्चों के अनुकूल होती है, उसके अनुकूल एक्टिविटीज़ वगैरह कराए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, या मतलब दूसरा इसका सही ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम चले, क्वेश्चन नंबर 7 में, तो अब देखिए, अ लैंग्वेज टीचर शुड फोकस ऑन, एक लैंग्वेज टीचर को किस चीज़ में फोकस करनी चाहिए, भाषा शिक्षक को। इनफ वर्कशीट फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे वर्कशीट बनाते जाओ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, गलत बात। दूसरा, एवरी डे वोकेबलरी एंड सेंटेंसेस, रोज अगर आप भाषा सिखा रहे हैं तो बच्चों को सेंटेंसेस दीजिए, वोकेबलरी याद कराइए, यही तो जरूरी है ना किसी भाषा को सीखने के लिए। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्या बोल रहा है एक बार देखिए और समझिए। अ फॉरेन और नॉन मदर टंग लैंग्वेज टीचर ऑफन फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ अ क्लास फुल ऑफ रिलक्टेंट
अनमोटिवेटेड लर्नर्स दिस कैन बी हेल्प्ड बाय, देखो जब भी कोई नया भाषा सिखाया जाए बच्चों को, है ना, जैसे कोई फॉरेन लैंग्वेज हो या सेकेंड लैंग्वेज हो, तो ना जो टीचर्स होते हैं वो ऐसे बच्चों को फेस करना पड़ता है जो बहुत ही अनमोटिवेटेड होते हैं उस लैंग्वेज के प्रति, ठीक है। तो ऐसे में जो टीचर्स है उसके लिए क्या चीज़ हेल्पफुल हो सकता है, देखो क्या चीज़ हेल्पफुल हो सकता है। ये CTT 2014 में आया होता ना, हर एक क्वेश्चन के साइड में लिखा हुआ है कि वो कब आया था, है कि नहीं। यूजिंग मेथड एंड स्ट्रेटजीज टू मोटिवेट एंड मेक लर्निंग मोर चैलेंजिंग इन द क्लास, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, उसमें जैसे मैंने क्वेश्चन को समझाया तो उसका सही आंसर क्या होगा, ऐसे मेथड्स और स्ट्रेटजीज यूज़ करे वो टीचर जो बच्चों को क्या करे, मोटिवेट करे, ठीक है, और उसको लर्न करने में बच्चों के सामने, है ना, थोड़ा सा उसको चैलेंजिंग बनाए, ठीक है। मतलब ये है कि आपको अपने जो तरीके हैं उसको ऐसा रखें जिससे बच्चे मोटिवेट हो और उस भाषा को आसानी से सीख पाए। अब यहाँ आगे देखो और भी ऑप्शंस जो है उसमें क्या क्या लिखे हैं। अब हमको ये पता चल गया देखो कि पहला आंसर इसका सही हो सकता है, लेकिन फिर भी एक तरह की कन्फ्यूज़न होती है, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमको बाकी के ऑप्शंस को भी थोड़ा सा देखने पड़ते हैं, है कि नहीं। तो दूसरा भी देख लेते हैं। यहाँ पर एकेडमिक काउंसलर की मदद लेने के लिए बोल रहे हैं, तो ये होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स हु आर अनमोटिवेटेड एंड टेकिंग अ स्पेशल क्लास फॉर देम, अनमोटिवेटेड स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाइड करिए और उनका स्पेशल क्लास लीजिए बोल रहा है। तो भाई देखो नया लैंग्वेज सीखने की बात हो रही है, तो लगभग यहाँ पर क्वेश्चन भी यही बोला गया है, ऐसे क्लास फेस करो जहाँ पर लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स अनमोटिवेटेड है। तो यहाँ पर तो सारे स्टूडेंट्स अनमोटिवेटेड है भाई, अभी नया लैंग्वेज है तो ये मेथड उतना ही यूजफुल नहीं होगा, तो ये भी नहीं आएगा। चौथा, एनकरेजिंग लर्नर्स टू टेक देयर ओन टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट्स, है ना, तो ये भी सुटेबल नहीं है। तो हमारा सुटेबल और सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। BF स्किनर क्लेम दैट लैंग्वेज इज लर्न थ्रू, जो BF स्किनर है हमने पढ़ा था ना हमारे थ्योरी वाले क्लास में, वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि कोई भी भाषा किसके द्वारा सीखा जाता है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस के द्वारा सीखा जाता है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, अभ्यास के द्वारा, ठीक है। आगे, अ लर्नर सेंटर्ड क्लास शुड नॉट बी 1, बाल केंद्रित शिक्षा या जो सीखने वाले से केंद्रित शिक्षा है वो क्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोला गया है ना। तो इसमें देख लो क्या नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें, द लर्नर शुड डू द गिवन एक्सरसाइजेस साइलेंटली एज साइलेंस इज द बेटर फॉर लर्निंग टू ऑकर। देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि क्लास को ना एकदम साइलेंटली रखा जाना चाहिए, क्योंकि जो साइलेंट है, शांति वाला क्लास है, उसमें बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है ना। तो यही हमारा सही आंसर है, ठीक, ऑप्शन नंबर 1। आगे कभी देख लें, द लर्नर्स पर्सनल व्यू एंड फीलिंग्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, ये तो सही है। द लर्नर्स, क्योंकि सीखने वाले के फीलिंग्स को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। द लर्नर्स आर इंट्रिंसिकली इंटरेस्टेड एंड आर इंक्लाइंड टू एक्सप्लोर करने के लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए, है ना, ये भी सही है। द टीचर एक्ट्स मोर एज अनदर पार्टिसिपेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, टीचर्स को वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से भाग लेने चाहिए, तीनों सही है, ये वाला गलत है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। एट प्राइमरी लेवल द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज टीच कराने का उद्देश्य क्या है प्राइमरी लेवल में। तो देखो बिक्स एंड काल्प में बताया था, बिक्स मीन्स होता है बेसिक इंटरैक्टिव कम्युनिकेटिव स्किल्स, बेसिक इंटरैक्टिव कम्युनिकेटिव स्किल्स, और काल्प का मतलब होता है कॉग्निटिव एडवांस्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये वाला होता है हमारा बेसिक बातचीत करने के जो सोर्स होते हैं, है ना, बेसिक कम्युनिकेशन के लिए, उसके लिए वो एक उद्देश्य हो गया बिक्स। और काल्प मीन्स होता है हाईली मेंटल ऑर्डर जो भी क्वेश्चंस है या बड़े स्तर में, उसके लिए भाषा सिखाना। तो प्राइमरी स्तर में इसके लिए भाषा सिखाया जाएगा क्या, बाकी ये और ये तो नहीं है, तो इसके लिए नहीं सिखाया जाएगा भाई। प्राइमरी स्तर में भाषा सिखाने का मुख्य उद्देश्य है ये बेसिक कम्युनिकेटिव स्किल्स उसमें होनी चाहिए, बिक्स, ठीक। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द करिकुलम फॉर इंग्लिश अटेम्प्ट टू डेवलप द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर, किसी भी करिकुलम में इंग्लिश को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य ये है क्योंकि इंग्लिश क्या है, सोशल इंटरेक्शन उसमें पॉसिबल है, ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया, और एकेडमिक अचीवमेंट भी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा से होता है और ज़रूरी भी होता है एकेडमिक फील्ड में, कल्चरल एनरिचमेंट भी हमको मिलता है। ऑल ऑफ अबो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 का, इंग्लिश सीखने में, है ना, या इंग्लिश सिखाने में। आगे देखेंगे, वाइल लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में इंग्लिश सीखने में या सीखते समय, है ना, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ उसमें रोल अदा करती है। देयर इज़ नो रोल ऑफ मदर टंग इन लर्निंग लैंग्वेज 2, सेकेंड लैंग्वेज सीखने में मदर टंग का कोई रोल नहीं है, गलत बात है ना, रोल है, मैंने पहले बताया। द मदर टंग शुड नॉट बी यूज्ड बाय द लर्नर्स, मदर टंग लर्नर्स के द्वारा मदर टंग यूज़ नहीं करना चाहिए, ये भी गलत बात है, थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं इनिशियली, शुरुआती स्तर में,
है ना, शुरुआती स्तर में। ये वर्ड, ये भी बात याद रखेंगे। फिर बाद में उसको थोड़ा थोड़ा छोड़ना है मदर टंग को, मातृभाषा को। तीसरा, द यूज़ ऑफ मदर टंग विल फैसिलिटेट लर्निंग। जो मदर टंग का यूज़ है, मातृभाषा का यूज़ है, वो सीखने को क्या करेगा, सहायक होगा सीखने में। ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर, सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्टिविज्म इन लैंग्वेज लर्निंग फोकसेस ऑन। रचनात्मकता जो होती है वो भाषा सीखने में किस तरह से फोकस करता है। द डोमिनेंट रोल ऑफ द टीचर इन द क्लासरूम। क्लासरूम में जो टीचर का बहुत ज़्यादा दबदबा हो वो गलत बात है। एंगेजिंग लर्निंग इन एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज। लर्नर्स को नए नए चीज़ें सीखने में क्या करे, एंगेज करे, है ना। तो ये सही है, ये क्या हो जाएगा, रचनात्मकता जो है वो इस तरह से लैंग्वेज लर्निंग में, और ये जो बात है लैंग्वेज लर्निंग में सहायक है। बच्चों को नए नए चीज़ें एक्सप्लोर करने में या नॉलेज बढ़ाने में क्या करे, एंगेज करे। ठीक है, चलो तो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वाइल टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश सिखाते समय अ टीचर इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ सम स्टूडेंट्स। जो पीछे में बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी अटेंशन पाने में जो टीचर क्या है वो एबल नहीं है, मतलब बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो टीचर को क्या करना चाहिए, CTET 2016 में आया है ना, तो इसमें क्या करना चाहिए, उसको स्कोल्ड करना चाहिए क्या, नहीं, उसको इग्नोर करना चाहिए क्या, नहीं, स्टॉप एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट सिखाना बंद कर देना, नहीं, वो भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आप देखेंगे, पहला वाला, एंगेज देम बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड इवैल्यूएटिंग हर टीचिंग मेथड। उनको क्वेश्चन पूछो उनसे, पीछे में जो बच्चे बैठे, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इन लर्निंग अ लैंग्वेज स्टूडेंट्स टॉकिंग टाइम शुड बी इंक्रीज्ड। बच्चों की बातचीत करने का जो टाइम है उसको बढ़ाना चाहिए लैंग्वेज में। तो इससे क्या होता है, दे फील रिलैक्स्ड वाइल, नहीं ये तो नहीं आएगा, दे यूज़ द टारगेट लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पस। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो भी भाषा सिखा रहे हो उसको क्या करेगा, वो यूज़ करेगा या बार बार यूज़ करेगा। ठीक है, तो वो जल्दी से सीखेंगे बातचीत करके। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। लैंग्वेज इज अ टूल बिकॉज, लैंग्वेज एक टूल है, क्यों, क्योंकि इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन, क्योंकि ये वार्तालाप या कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इस कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज TBLT, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। ये आया हुआ था CTET 2016 में, देख लो। ठीक है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, TBLT। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अ टीचर आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर आज द ये गलत है यहाँ पर, है ना, आज द स्टूडेंट सम क्वेश्चंस टू रिव्यू देयर लर्निंग एंड चेक देयर अंडरस्टैंडिंग। द क्वेश्चन इज आस्किंग विल बी। किसी भी चैप्टर को पढ़ाने के बाद टीचर ना बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, और इस तरह से उनका जो क्वेश्चन पूछना है वो क्या है, जो क्वेश्चन पूछते हैं टीचर्स वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, ये बोल रहा है ना, उनका जो क्वेश्चन है तो वो बेस्ड होगा बच्चों के हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के ऊपर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कंस्ट्रक्टिविज्म इन लर्निंग लैंग्वेज फोकसेस ऑन। रचनात्मकता, अच्छा ये वाला क्वेश्चन एक बार और आ गया आई थिंक, है ना, चलो कोई बात नहीं। एंगेजिंग लर्निंग इन एक्सप्लोरिंग नॉलेजेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन इफेक्टिव लर्निंग लैंग्वेज क्लासरूम इज टू प्रोवाइड लर्नर्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू। बच्चों को लैंग्वेज सिखाना, क्या चीज़ प्रोवाइड कराना है बच्चों को क्या चीज़ प्रोवाइड कराना है या क्या चीज़ सिखाना है, उनको इंटरेक्शन सिखाना है, इंटरेक्ट करना। ठीक है, बच्चों को इंटरेक्ट करना सिखाना। ये भी एग्जाम आया हुआ था CTET 2016 में। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मैरी अ यंग टीचर बिलीव्स इन पर्सनलाइज्ड टीचिंग बिकॉज शी थिंक्स दैट। मैरी क्या करती है, पर्सनलाइज्ड टीचिंग लर्निंग मीन्स होता है व्यक्तिगत रूप से सिखाना, अलग अलग पर्सनली सिखाना, है ना, इंडिविजुअली। तो वो ऐसा करती है अपने क्लास में, है ना। तो ये ऐसा वो क्यों करती है, ये भी जून 2011 में आया हुआ था CTET में। वो इसलिए करती है क्योंकि आल लर्नर्स मस्ट लर्न टू, ये हमारा ये वाला आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। वो ऐसा इसलिए करती है बिकॉज एवरी लर्नर इज यूनिक। हर एक लर्नर क्या होती है, अलग होती है, यूनिक होती है। एंड नीड्स टू बी गिवन अ चांस टू डेवलप टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। अलग अलग क्षमता हम पढ़े हैं, तो ये हमारा सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम ऑफ मैकेनिकल ड्रिल इज टू। मैकेनिकल ड्रिल जो है उसका एम क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्ट्रेंथन द रोल लर्निंग कैपेसिटी ऑफ द लर्नर्स, है ना। मैकेनिकल ड्रिल का मतलब ये होता है रोल लर्निंग कैपेसिटी को बच्चों में बढ़ाना, इसका मेन उद्देश्य है ना। चलो आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, है ना। भाषा शिक्षण के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा क्या नहीं है, इंक्लूड नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस ये तो है, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस भी है ना। प्रिंसिपल ऑफ अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर ये नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन भी है ना। तो ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
3। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे 24 क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट होते हैं। आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए और अपने आप को प्रिपेयर करिए आपके एग्जाम के लिए। चैनल नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सारे क्वेश्चंस के लेवल आपको कैसा लगे और आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।